नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं F.W. टेलर की, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जी। जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट की दुनिया में। हाँ, अक्सर हम काम की जगहों पर सुनते हैं, तनाव है, काम धीमे हो रहा है या बस चलता है वाला एटीट्यूड। तो टेलर ने करीब 100 साल पहले इन्हीं चीजों को देखा और सोचा कि भाई इसे बेहतर करने का कोई साइंटिफिक तरीका हो सकता है क्या। हाँ बिल्कुल, और उनका समय भी ऐसा था, इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही थीं, है ना? लेकिन मैनेजमेंट का तरीका वो ज्यादातर अंदाजे पर था। अच्छा। हाँ, या फिर जो मालिक का अपना तजुर्बा है बस उसी पर। टेलर ने इसी को रूल ऑफ थंब कहा। रूल ऑफ थंब मतलब अंगूठे का नियम। जी, तो वो एक इंजीनियर थे असल में। उनका मानना था कि जैसे मशीनें सुधर सकती हैं, वैसे ही काम करने के तरीके, मैनेजमेंट, इनको भी सुधारा जा सकता है, साइंस और लॉजिक के बेस पर। इंटरेस्टिंग। तो हमारा मिशन यही है कि इन सिद्धांतों को समझें और देखें कि कैसे उन्होंने मैनेजमेंट में ये वैज्ञानिक सोच लाने की कोशिश की, खासतौर पर सुपरवाइजरी लेवल पर, ऑपरेशनल लेवल पर। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उनके मूल विचार से। ये रूल ऑफ थंब जिसकी आपने बात की, ये क्या था और टेलर इसे क्यों बदलना चाहते थे? देखिए, रूल ऑफ थंब का मतलब है वो पुराने तरीके जो बस चले आ रहे हैं, या फिर मैनेजर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या अपनी गट फीलिंग से फैसले ले रहा है। कोई लॉजिक नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं। हाँ, कोई सिस्टमैटिक एनालिसिस नहीं। तो टेलर को लगा कि ये तरीका इनएफिशिएंट है। इससे टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होते हैं, लोगों की एनर्जी वेस्ट होती है। उनका तर्क था कि हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, जैसे कागज की शीट्स को डब्बे में लोड करना। हाँ। उसको भी साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके उसका एक सबसे अच्छा तरीका, वन बेस्ट वे, खोजा जा सकता है। वन बेस्ट वे मतलब अंदाजेबाजी खत्म, जो हमेशा से होता आया है वैसा नहीं करना। बिल्कुल। चुनौती देना उस पुरानी सोच को। तो ये सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए था या इसके पीछे कोई और भी सोच थी? नहीं, एफिशिएंसी तो सेंटर में थी ही, लेकिन टेलर का यह भी मानना था कि अगर साइंटिफिक तरीके अपनाएंगे ना, हाँ। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच जो झगड़े होते हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि फिर फैसले सब्जेक्टिव नहीं होंगे, वो फैक्ट्स पर आधारित होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अच्छा, ये भी एक एंगल था। हाँ। और यहीं से उनका पहला सिद्धांत निकलता है, विज्ञान ना कि अंगूठे का नियम, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ठीक है। तो पहला सिद्धांत, हर काम का साइंटिफिक एनालिसिस। लेकिन ये होता कैसे था प्रैक्टिकली? मतलब क्या तरीके थे इस साइंस को लागू करने के? हाँ, इसके लिए टेलर ने, जिसे बाद में वर्क स्टडी या कार्य अध्ययन कहा गया, उसकी नींव रखी। वर्क स्टडी? जी, इसमें काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, हर हिस्से में कितना टाइम लग रहा है वो देखना, टाइम स्टडी। काम करते हुए मूवमेंट कैसी हो रही है, मोशन स्टडी। मूवमेंट भी? हाँ, कि कोई फालतू मूवमेंट तो नहीं हो रही जिससे थकान बढ़े। और थकान का अध्ययन? फटीग स्टडी भी। मकसद था कि फालतू मूवमेंट हटाओ, थकान कम करो और काम करने का सबसे कुशल तरीका निकालो। ये तो काफी डिटेल्ड एनालिसिस है। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट है, उनको स्टैंडर्डाइज करो, यानी मानकीकरण, ताकि क्वालिटी और स्पीड बनी रहे। समझ गया। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, इसको लागू करने के बड़े ठोस तरीके थे। लेकिन सिर्फ काम का तरीका बदलना काफी था क्या? जो लोग काम कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं, उनके रिश्तों का क्या? शायद यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, सद्भाव, ना कि कलह वाला। हाँ। टेलर ने महसूस किया कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच ना अक्सर एक टकराव सा रहता है, एक अविश्वास। हाँ, वो तो आज भी दिखता है कई जगह। बिल्कुल। मैनेजमेंट सोचता है वर्कर कामचोर है, वर्कर सोचता है मैनेजमेंट शोषण कर रहा है। टेलर ने कहा, ये स्थिति किसी के लिए अच्छी नहीं है। दोनों को समझना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। कंपनी चलेगी तभी तो दोनों का फायदा होगा ना। सही बात है। इसलिए लड़ाई झगड़े की जगह आपसी समझ होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ये एकदम आइडियल सिचुएशन। लेकिन क्या ये मुमकिन था उस जमाने में, जब लेबर रिलेशंस अक्सर तनाव वाले होते थे? कहीं टेलर ज्यादा आइडियलिस्टिक तो नहीं हो रहे थे? ये सवाल बिल्कुल जायज है, और आलोचक कहते भी हैं कि टेलर ने ना वो ह्यूमन एलिमेंट थोड़ा इग्नोर किया, वर्कर्स को मशीन का पुर्जा समझ लिया। हालांकि टेलर का तर्क ये था कि अगर साइंटिफिक तरीकों से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट मैनेजमेंट और वर्कर्स में बांटा जा सकता है, तो दोनों खुश रहेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि मैनेजमेंट को वर्कर्स की सुननी चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये आपसी समझ और हार्मनी लाने के लिए उन्होंने एक और बड़ा क्रांतिकारी आइडिया दिया, जो उनका तीसरा सिद्धांत भी है, मानसिक क्रांति, मेंटल रेवोल्यूशन। मानसिक क्रांति, जी, ये तो सुनने में बड़ा भारी बदलाव लग रहा है। इसका ठीक मतलब क्या था? ये हार्मनी कैसे लाएगी? मानसिक क्रांति का मतलब था मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों की सोच में बदलाव, एक दूसरे को देखने के नजरिए में बिल्कुल फंडामेंटल चेंज। कैसे? उन्हें दुश्मनी छोड़ के पार्टनरशिप की भावना अपनानी थी। मैनेजमेंट ये समझे कि वर्कर्स सिर्फ हाथ पैर नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसके भले की सोचें। और वर्कर ये समझे कि कंपनी के लक्ष्य मेरे भी लक्ष्य हैं, मुझे पूरी लगन से काम करना है। मतलब दोनों एक टीम की तरह सोचें। बिल्कुल, दोनों को ये एहसास हो कि उनका असली कंपटीशन आपस में नहीं है, बाहर की दुनिया से है। तो ये सिर्फ रूल बदलने की बात नहीं थी, ये तो पूरा माइंडसेट बदलने की बात थी। स्रोत में एक मानसिक प्रणाली या मेंटल सिस्टम का भी जिक्र है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स में से एक है। क्या वो इसी से जुड़ा है? हाँ, स्रोत में उसे मेंटल सिस्टम लिखा है और बहुत हद तक ये इसी मानसिक क्रांति के आइडिया का हिस्सा लगता है, या शायद उसे लागू करने का कोई सिस्टम। सार वही है कि दोनों तरफ की मानसिकता बदले, सहयोग और विश्वास का माहौल बने। ये सिर्फ कहने की बात ना हो, रोज के काम में दिखे। समझ गया, ये वाकई गहरी सोच थी। अब चलते हैं चौथे सिद्धांत पर, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये सुनने में थोड़ा सद्भाव ना कि कलह जैसा ही लग रहा है। इसमें क्या अलग था? ये सिद्धांत आप कह सकती हैं सद्भाव वाले विचार को और प्रैक्टिकल बनाता है। अच्छा। हाँ, जहां सद्भाव एक ओवरऑल माहौल की बात कर रहा है, वहीं सहयोग रोज के काम में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक्टिव पार्टनरशिप पर जोर देता है। मतलब मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ मिलकर काम के स्टैंडर्ड तय करे, उनके सुझाव सुने, अच्छा काम करें तो इनाम दे, और वर्कर्स भी पूरी ईमानदारी से नियम माने, मैनेजमेंट का साथ दें, फालतू की हड़ताल वगैरह ना करें। तो इंटरनल कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन? बिल्कुल, अंदर ही अंदर एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय मिलकर काम करें। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास जैसा नहीं लगता? एक तरफ टेलर हर काम को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, स्पेशलाइजेशन पर जोर दे रहे थे, हर आदमी एक खास काम में एक्सपर्ट बने। उनका एक और एलिमेंट था, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। हाँ, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि एक वर्कर को एक सुपरवाइजर नहीं बल्कि कई स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर गाइड करेंगे। कोई प्लानिंग देखेगा, कोई स्पीड, कोई क्वालिटी, कोई रिपेयर, ऐसे 8 फंक्शनल बॉस। 8 बॉस? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? सहयोग कैसे बढ़ेगा इससे? हाँ, ये एक आलोचना का पॉइंट रहा है। प्रैक्टिकली इसे लागू करना बहुत मुश्किल था और ये हमेशा कामयाब नहीं हुआ। तो फिर सहयोग वाली बात कैसे फिट होती है? देखिए, टेलर का इरादा तो स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ाना था। उन्होंने शायद सोचा होगा कि अगर मानसिक क्रांति कामयाब हो जाए और सबका लक्ष्य एक हो, हाँ, तो ये स्पेशलिस्ट लोग भी आपस में कोऑपरेट करेंगे। प्लानिंग वाले और करने वाले अलग अलग तो थे, पर उनका लक्ष्य एक था, ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी। लेकिन हाँ, ये संतुलन बनाना हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन की दिक्कतें आ सकती थीं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं 5वें और आखिरी सिद्धांत पर, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम दक्षता तक विकास, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है? देखिए, टेलर मानते थे कि कंपनी की असली ताकत उसके लोग हैं। सही बात है। तो जरूरी है कि सही आदमी को सही काम पर लगाया जाए और फिर उसे उस काम में बेस्ट बनने के लिए ट्रेन किया जाए। अच्छा। ये सिद्धांत कहता है कि वर्कर्स का सिलेक्शन साइंटिफिक तरीकों से हो, उनकी एबिलिटी, उनकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी देखकर, फिर उन्हें उनके स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से काम मिले। और बात यहीं खत्म नहीं होती? नहीं, उन्हें लगातार ट्रेनिंग देकर उनकी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से काम कर सकें। तो ये सिर्फ भर्ती तक नहीं बल्कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के उस तीसरे एलिमेंट से जुड़ता है, साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग। बिल्कुल। पर इसका मकसद सिर्फ कंपनी का फायदा था या इसमें वर्कर के भले की भी सोच थी? टेलर के नजरिए से देखें तो ये दोनों के लिए विन विन था। जब वर्कर अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। हाँ, और वो ज्यादा कमा भी सकता है। टेलर ने अक्सर वो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात की, मतलब जो ज्यादा बनाएगा उसे रेट भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इंसेंटिव। जी, और कंपनी को भी ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा कम कॉस्ट पर।
जिसका जिक्र स्रोत में फायदों के तौर पर है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होना, एफिशिएंसी बढ़ना और प्रोडक्शन में टाइम कम लगना। हाँ, वो 3 फायदे बताए गए हैं। और एक और एलिमेंट था कॉस्टिंग सिस्टम लाना। हाँ, इंट्रोड्यूसिंग कॉस्टिंग सिस्टम, ताकि मैनेजमेंट को पता चले कि कहाँ पैसा ज्यादा लग रहा है, कहाँ सुधार हो सकता है, सब कुछ नाप तौल कर। तो ये थे टेलर के 5 सिद्धांत और कुछ जुड़े हुए एलिमेंट्स। अगर हम संक्षेप में कहें तो टेलर ने मैनेजमेंट को किस्मत, अंदाजे या बस परंपरा से निकालकर साइंस, लॉजिक और सिस्टमैटिक एनालिसिस के दायरे में लाने की कोशिश की। बिल्कुल सही कहा आपने। मकसद था एफिशिएंसी बढ़ाओ, वेस्टेज कम करो और मैनेजमेंट वर्कर के बीच सहयोग लाओ। एकदम। उनका काम उस समय के इंडस्ट्रियल माहौल के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन की तरह, एक पढ़ने समझने वाले सब्जेक्ट की तरह एस्टैब्लिश किया। हालांकि उनके तरीकों की आलोचना भी हुई, जैसा हमने बात की, कि काम को बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज कर दिया, बोरिंग बना दिया, ह्यूमन इमोशंस, सोशल नीड्स, इनको नजरअंदाज किया और कभी-कभी मैनेजमेंट को वर्कर्स पर बहुत ज्यादा कंट्रोल दे दिया। और यहीं पर आज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। टेलर के ये आइडियाज 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हाँ, आज का वर्क एनवायरनमेंट तो बहुत अलग है। ऑटोमेशन है, एआई है, गिग इकोनॉमी है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात होती है। बिल्कुल। ऐसे में टेलर के ये सिद्धांत आज कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट रह गए हैं? ये बहुत अहम सवाल है आज के मैनेजर्स और थिंकर्स के लिए। देखिए, कुछ मायनों में टेलर के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एफिशिएंसी की तलाश, वेस्टेज कम करना, काम का सिस्टमैटिक एनालिसिस, वो आज भी रेलेवेंट है। कैसे? जैसे आज प्रोसेस इंप्रूवमेंट, लीन मैनेजमेंट की बातें होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं टेलर के विचारों की झलक मिलती है। हाँ, वो ऑप्टिमाइजेशन वाली बात। बिल्कुल। और आज जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का इतना जोर है, हाँ। वो भी तो कहीं ना कहीं टेलर की उस साइंटिफिक सोच से जुड़ता है। लेकिन उनका वो एक सबसे अच्छा तरीका खोजने पर जो जोर था, वन बेस्ट वे, जी, क्या वो आज के क्रिएटिव कामों पर या नॉलेज वर्क पर लागू होता है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन जरूरी हैं? शायद नहीं, कम से कम उस रिजिड फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं। आज डाइवर्सिटी, अडेप्टेबिलिटी ये ज्यादा जरूरी मानी जाती हैं। हाँ, मानसिक क्रांति और सहयोग जैसे आइडियाज आज भी बहुत जरूरी हैं, शायद पहले से भी ज्यादा, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीके बदल गए हैं। आज सहयोग का मतलब शायद क्रॉस फंक्शनल टीमों में काम करना है, मानसिक क्रांति का मतलब शायद साइकोलॉजिकल सेफ्टी और आपसी सम्मान का माहौल बनाना है। और वो फंक्शनल फोरमैनशिप वाला आइडिया, आर्ट बॉस वाला, वो तो आज शायद ही कहीं चले। टीमें तो अब ज्यादा ऑटोनोमस हो रही हैं। सही कहा। टेलर का जोर कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन पर था, आज का जोर अक्सर एम्पावरमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी पर है। तो हम शायद ये कह सकते हैं कि टेलर के कुछ बेसिक आइडियाज जैसे रैशनैलिटी, एफिशिएंसी, ये आज भी मायने रखते हैं। हाँ, उनकी वैल्यू है, लेकिन उनके तरीकों को आज के हिसाब से बदलना होगा, या शायद पूरी तरह से छोड़ना भी होगा कुछ मामलों में। बिल्कुल। उन्हें आज के कॉम्प्लेक्स और डायनामिक माहौल के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। तो एक अंतिम विचार के तौर पर श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ा जा सकता है, क्या आज भी हम अनजाने में ही सही टेलर के सिद्धांतों के कुछ हिस्सों को फॉलो कर रहे हैं, भले ही हम उन्हें इस नाम से न जानते हों? ये सोचने वाली बात है। और क्या भविष्य के वर्कप्लेस में, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन क्रिएटिविटी साथ साथ चलेंगे, वहां एफिशिएंसी और इंसानियत के बीच बैलेंस बनाने के लिए हम टेलर के अनुभवों से कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव सीख हो या नेगेटिव? बिल्कुल। इतिहास से सीखना हमेशा जरूरी होता है, भले ही हम उन आइडियाज को जस का तस लागू ना करें। टेलर के काम ने मैनेजमेंट की सोच को आगे बढ़ाया और आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि काम को बेहतर कैसे बनाया जाए। सिर्फ ज्यादा एफिशिएंट नहीं, बल्कि ज्यादा ह्यूमन भी। हाँ, ज्यादा मानवीय भी। इसी विचार के साथ एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर हुई इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारीपूर्ण रही होगी और कुछ नए सवाल भी उठाए होंगे।